हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 10 साइंस का ये जो पेपर है, इस पेपर की तैयारी तुम्हें जरूर करनी है क्योंकि ये सीबीएसई की तरफ से दिया गया बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में यहाँ से 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की हमें तैयारी अच्छे से जरूर करके जानी है। अभी मैं तुमको पूरा क्वेश्चंस और आंसर्स यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए का जो MCQ क्वेश्चंस आएगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है कि आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर यार ये जो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इसमें ये जो यहाँ पर पी क्यू और आर है, इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से तुमको ऑप्शन में चूज करना है। देखो, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे ना, ये जान लो कि तुम्हारे एनसीईआरटी किताब से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे एनसीईआरटी किताब में है। अब जैसे ये वाला भी अगर तुम क्वेश्चन देखो तो देखना, तुम अपने एनसीईआरटी किताब में तुम देख लेना, पेज नंबर 8 में भाई ये वाला रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। सेम रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस एक्टिविटी से ये वाला क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चन तुमको मिलेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी किताब से मिलेंगे। तो एक काम तुम कर सकते हो कि चैप्टर 1 के जितने भी रिएक्शन है उन सभी रिएक्शंस को तुम याद कर लेना। कैसे याद करोगे, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ट्रिक वगैरह समझाया हुआ है, इसको जाके देख लोगे। जितने भी रिएक्शन है सारे रिएक्शन हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता दिया है। ओके, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि स्टार्टिंग में 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा इसमें P का 2 होगा, Q का 2 होगा और R का 4 होगा। तो 2 2 4 आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे तुमको एनसीईआरटी के ही मिलेंगे। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन ये भी जो है ना, ये भी हमारे एनसीईआरटी किताब से ही पूछा गया है। अब जैसे पहला यहाँ पे दिया गया है, पहले इसको मैच करना है, मैच करने के बाद फिर इसमें से जो सही आंसर होगा वो हमें चूज करना है। क्वेश्चन में है कि ए मेटल दैट फॉर्म्स अ एम्फोथेरिक ऑक्साइड, मेटल जो कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। देखो, ऐसे दो मेटल्स होते हैं जो एम्फोथेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक होता है एल्युमिनियम और दूसरा होता है जिंक। एंड ये चीज़ तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एल्युमिनियम और जिंक ये दो ऐसे मेटल होते हैं जो कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड जो होता है वो फॉर्म करता है। ठीक है, मैं इससे बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारी किताब से ही क्वेश्चन रहने वाला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारी किताब से ही पूछा गया है। तो इसमें या तो एल्युमिनियम होगा या तो जिंक होगा, यानी ए का 3 होगा। अब ऑप्शन में देखोगे ए का 3 या तो बी में है या तो डी में है, यानी कि ए और सी ये दोनों आंसर नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब आगे वाला मैच करके देखते हैं। बी में दिया है ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाल्म, मेटल जिसको अगर तुम अपनी हथेली में लो तो वो पिघल जाएगा। तो क्या होगा इसमें, या तो देखो, मेटल जो कि अपनी हथेली में ले वो पिघल जाएगा, इससे दो मेटल है, एक है गैलियम और दूसरा है केजियम। ठीक है, और ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये गैलियम और केजियम ये दो ऐसे मेटल है जिसको अगर तुम अपने हथेली में लो तो वो पिघल जाएगा। और ये तुम्हारा पेज नंबर 39 या 44 में होगा, देखना 39 में होगा। ठीक है, पेज नंबर 39 में होगा, देख लेना। ओके, तो इसका या तो गैलियम होगा या तो केजियम हो गया। तो केजियम ऑप्शन में है नहीं, तो ऑब्वियसली इसका ये गैलियम हो जाएगा। ओके, और इसका तो ये एल्युमिनियम था। ओके, चलो थर्ड में है कि ए मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, मेटल जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ यहाँ पे कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, तो इसको भी लेके देखो हमने यहाँ पर दिया हुआ होगा। एक मिनट, यहाँ पर एनसीईआरटी किताब से ही क्वेश्चन है। देखो, ये पेज नंबर 44 में यहाँ पर तुमको देखने को मिल रहा होगा कि मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना। तो या तो मैग्नीशियम होगा या तो मैग्नीज होगा। अब ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका जो सही होगा ये ऑप्शन 4 होगा। तो यहाँ से एक का 3 आया था, बी का 1 आया था और सी का 4 आया। अब थोड़ा ऑप्शन मिला के देख लेते हैं, क्योंकि ये तो इसका होगा, सिंपली पता चल ही रहा है। तो ए का 3 किस में था, बी में था और डी में था। ठीक है भाई, और बी का देखो 1 है, तो बी का 1 जो है, बी का 1 ऑप्शन बी में तुमको दिखाई दे रहा होगा, बी का 1 ऑप्शन बी में है। तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी किताब से ही रहेगा, इसलिए एनसीईआरटी किताब की तैयारी अच्छे से हमें जरूर करके जानी है। अब यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इनमें से ये तुमको बताना है।
देखो ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है, इथेनॉल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये CO2 है जो कि वाटर में जाके वो भी एक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा है, वो ग्लो तब होता जब ये एसिड होता। तो एसिड या तो ये है या तो ये है या तो ये हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में जाता है तो वो भी एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एंड इसका भी तुम देखने को मिल रहा होगा तुम्हें कि क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी किताब से ही ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि क्योंकि जो ग्लूकोज और अल्कोहल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो वही वाला यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये जो है अल्कोहल है, इथेनॉल उसको बोला जाता है, और इथेनॉल जो है अल्कोहल हो गया, अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन बी होगा। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी किताब से ही रहने वाला है, तो भाई एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से समझ के जड़ जाना, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, खास करके केमिस्ट्री का। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक एक्वा सॉल्यूशन ए है, टर्न्स द फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन पिंक, जो कि फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन को पिंक में बदल देता है। फिर उसमें अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बी डालते हैं ए में, तो जो पिंक है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है बताना है। देखो इसके लिए तुमको ये इंडिकेटर वाला जो ये पोर्शन है ना, ये तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये तुमको याद है कब एसिड में कब बेस में चेंज होता है, तो ये तुम करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन बच्चे को आंसर आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है ना, मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया हूँ। इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी तुम्हारा देखा जाए तो एनसीईआरटी किताब से ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर इज एडेड टू 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर को हम 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं कुछ घंटों के लिए, तो जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है। अब भाई देखो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी किताब में ये वाला देखना कि एक रिएक्शन दिया हुआ होगा, मैंने रिएक्शन वाला जो करवाया था ना, वो उसमें ये वाला रिएक्शन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके देखना। अब इसमें क्या है, बोला गया था क्या कि ये रिएक्शन कैसे आया, तो क्वेश्चन में दिया गया था लेड पाउडर, तो लेड पाउडर, लेड का फॉर्मूला हो गया Pb, किसको इसको किसके साथ ऐड किया जा रहा है, तो कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट ये हो गया, ये ब्लू कलर का होता है। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो PbSO4 और कॉपर जो होगा बाहर होगा, क्यों, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर लेता है। और लेस एलिमेंट मोर एलिमेंट अगर लेस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है तो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो करके दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो चूज़ करना है। क्वेश्चन भाई इजी है। देखो इसमें करना क्या है, इसमें तुमको देखना है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल। अब सर कैसे पहचाने कि मेटल होगा या नॉन मेटल, तो ध्यान में रखना कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी सबसे लास्ट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तब तो वो मेटल है, इसके अलावा कोई है तो वो नॉन मेटल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये एक्स एलिमेंट है तो लास्ट में 7 है, यानी कि एक्स जो होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। एक्स क्या होगा, वो नॉन मेटल होगा। अब एक्स देखो कहाँ पे नॉन मेटल है, तो एक्स देखो यहाँ पर नॉन मेटल दिया हुआ है। ठीक है, एक्स इसमें भी नॉन मेटल दिया हुआ है, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, इसके बाद वाई में देखो, वाई का 282 है, तो 282 लास्ट में 2 आया, दैट मीन्स कि लास्ट में 2 है, इसका मतलब कि वो क्या है, एक मेटल है। तो वाई क्या आया, मेटल आया। एक्स नॉन मेटल आया, वाई मेटल आया। तो देखो ऑप्शन सी सही आ रहा है ना कि एक्स जो है नॉन मेटल है और वाई क्या है, मेटल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। बताना है कि इसमें से कौन सा इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा इंडोथर्मिक रिएक्शन है, भाई खाना बनाते हैं वो तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, उसको गर्म करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा, कुकिंग ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये जो पूछा गया है ये तुम देख लो सकते हो कि बायोलॉजी का एनसीईआरटी किताब का देख लेना, पेज नंबर 88 का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं जैसे बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी किताब से ही रहेगा, तो एनसीईआरटी किताब को अच्छे से जरूर कर लेना। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से समझ लेना, ये वाला चार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन को समझ के बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्या कब जो है ऑक्सीजन को पंप करके पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, कमेंट करके इसका भी आंसर तू बताना। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी किताब का ही क्वेश्चन दिया गया है।
ठीक है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस इन हर्बीवोरस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें किस प्रकार का एडेप्टेशंस होता है, ठीक है। तो उनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कि स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉलर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, या फिर लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये कमेंट करके बताना। हालांकि देखो ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट वाले से है, ये जो 9 वाला क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर तुमको ये वाला फिगर देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन का देखो आंसर है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अलाउ करता है सेलुलोज जो कि डाइजेस्ट करने के लिए, तो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा, ठीक है। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर क्या था, लॉन्गर, यहाँ पे देखो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो लॉन्गर किधर है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे देख लो, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है देयर वाज ए सेरिबेलर डिसफंक्शन इन अ पेशेंट। तो एक जो पेशेंट है उसको सेरिबेलर का डिसफंक्शन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बी डिस्टर्ब। तो उसको कौन सा एक्टिविटीज़ जो है डिस्टर्ब होगा, उस पेशेंट को कौन सा एक्टिविटी डिस्टर्ब होगा, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि अगर सेरिबेलर डिसफंक्शन के लिए पेशेंट मतलब कौन सा एक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना, हालांकि इसका आंसर बहुत ही ईजी है, करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये भी तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, देख लेना, ये वाला लाइन पढ़ लेना, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी किताब को अच्छे से करके जाना है। अब यहाँ पे स्नेल्स को लेके एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है कि इन स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज मेल। जो स्नेल्स होते हैं ना वो मतलब जितने भी स्नेल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में जब अपनी लाइफ को शुरुआत करते हैं तो वो एज अ मेल शुरुआत करते हैं, एंड फिर इन्वायरमेंट के डिपेंड के अनुसार जो होता है उनका जो जेंडर होता है वो चेंज हो जाता है या फिर वो फीमेल बन जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्यों होता है, तो ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में दिया होगा पेज नंबर 132 में, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया है कि सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल्स, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मेल स्नेल्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, ये तो होगा नहीं। फिर फीमेल स्नेल्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखो दिया गया है सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स। तो भाई आंसर क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी से ही मिला हुआ है, सारे क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से करके जरूर जाना है। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग केजेस, यहाँ पे कुछ केजेस हैं। ए रे इज इंसिडेंट टू अ कॉन्केव मिरर, तो इन विच केजेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। तो किस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, ये बताना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कब 0 होगा। यहाँ पे फिगर देख रहे हो, यहाँ से तुम कमेंट करके बता सकते हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कब 0 होगा, ठीक है। कमेंट करके बताना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर तुमने ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ा हुआ होगा कि व्हाइट लाइट जो जाता है तो फिर ये ए और बी क्या होगा, विबग्योर वाला अगर तुमने पढ़ा हुआ होगा तो ये वाला आंसर तुम इजीली कर लोगे, ठीक है, कर लोगे, इजी है। आंसर आएगा कमेंट करके बता देना। ऐसे तुम आंसर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शुरू में कौन सा लाइट रहता है और ऊपर में कौन सा लाइट रहता है, ठीक है। ये वायलेट और रेड वही आंसर होगा यार, देख लेना, ठीक है ना, ईजी है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है वो तुमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। एंड ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी किताब का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लिव्स, तो बिल्कुल ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एक ये दिया गया है। तो इसमें से जो सही होगा देख लेना, यहाँ पर तुमको मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट को पढ़ो, आंसर आएगा तो कमेंट करके हमको बता देना, ठीक है। जो सही आंसर इसमें से होगा हमको बता देना। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया पेज नंबर 210 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब भाई इकोसिस्टम में इनमें से क्या रोल नहीं होता है डिकम्पोजर्स का, डिकम्पोजर्स का क्या रोल नहीं होता है, तो डिकम्पोजर्स का क्या रोल नहीं होता है, नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल नहीं, इनरिचमेंट ऑफ सॉइल इन एटमोसफेयर की, वेस्ट डिकम्पोजिशन की, ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा इस पर तुमको एनसीईआरटी किताब में ही मिलेगा, ठीक है। क्या वो रोल करता है, तो ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स, तो ये करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है डिकम्पोजर्स, तो ये तो ऑप्शन होगा। फिर ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ये भी होगा, ब्रेक डाउन जो करता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज का करता है,
ठीक है। फिर है नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल, तो ये तो होगा ही होगा ऑप्शन। वेस्ट डिकम्पोजिशन वाला बात हो ही चुका है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भाई आंसर सारे और क्वेश्चन सारे हमारे एनसीईआरटी किताब से हैं, मैं तुमको यहाँ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी देख लो यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है, क्या होगा इसका असर्शन रीजन में क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके बता देना। ये तुम्हारा पेज नंबर 19 के इस एक्टिविटी से ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 132 से यहाँ पे क्वेश्चन को ये पूछा गया है, तो इसका भी आंसर आएगा तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर फिर से तुम्हारा पेज नंबर 141 एनसीईआरटी किताब से पूछा गया है, आंसर आएगा तो कमेंट करके इसका भी तुम बता सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर ये जो 20 है जो कि असर्शन रीजन में है, ये भी तुम्हारा देख लो, यहाँ से तुम देख सकते हो जो तुम्हारा किताब दिया गया एनसीईआरटी पूछा गया वहीं से 216 पेज नंबर से, और ये 211 पेज नंबर दोनों से मिला के पूछा गया है। तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी किताब को अच्छे से पढ़ना, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में यहाँ पे हमें ये किस टाइप का रिएक्शन है ये हमें बताना है, और इसके आंसर्स को भी हमें लिखने के लिए बोला गया है। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाला जो है ये देख लेना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारे टाइप के रिएक्शन होंगे। रिएक्शन पढ़ना होगा तो वो वाला वीडियो देख लेना जो कि अभी मैंने तुम्हें शुरू ही बता दिया था, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, क्यों है, रीजन भी यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, जिसमें यहाँ पे एल्वियोली नेफ्रॉन का डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है, मतलब स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब डिफरेंस करना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हो, एल्वियोली कैसा इसका स्ट्रक्चर और लोकेशन है, उसका फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है। आंसर मैं तुमको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ दे रहा हूँ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते ही हैं, एंड सीबीएसई वालों ने ही दिया हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे रोल पूछा है कि यहाँ पर ये सब जो इंजाइम्स है इन सब का क्या रोल है, क्या पर्पस है। तो ये सब का रोल यहाँ पर देख लो क्या काम करता है, ये सब सारा हमने यहाँ पे तुम्हारे लिए दे दिया है, ठीक है। जो सेलिब्री एल्मिलेज है ये क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन लिपेज क्या करता है, वो सब सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है इस फिगर से लिया गया है, एनसीईआरटी किताब का ही है। आंसर आएगा तो इसका कमेंट करके हमें बता सकते हो। हालांकि आंसर हम तुमको यहाँ पे दे रहे हैं। फर्स्ट वाला का आंसर जो होगा ए का वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और बी का आंसर इमेज इज वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। और सी का आंसर पूरा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन में यहाँ पे तुमको दिखा दे रहा हूँ, देख लो पूरा कैलकुलेशन करके भी मैंने तुमको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल टाइप वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक का हमें आंसर करना है। क्वेश्चन यहाँ पे तुम देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इसका आंसर्स भी तुमको मैं यहाँ पे सारा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए का 1 और 2 का जो आंसर है दोनों का यहाँ पे आंसर देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी किसी दूसरे वीडियो में समझाया हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, ओके ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर तुम्हें समझना होगा तो कमेंट कर देना, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तुम देख लेना, समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो 25 का बी नंबर का आंसर है ये भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें दो क्वेश्चन था ए और बी करके। तो ए का तो क्वेश्चन मैंने पीछे दिखाया, बी का आंसर तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये देख लो बी का पूरा आंसर, पूरा बी का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ से मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ पे तुम देख सकते हो आंसर, ये क्वेश्चन है और नीचे आंसर हो गया। आ जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी का क्वेश्चन ये देख लो, 27 नंबर है, इसका आंसर ये वाला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 छूट गया ना, क्वेश्चन नंबर ये रहा 27, और 27 का जो आंसर है ये वाला हो जाएगा। इसके बाद 28 में आ जाओ, 28 का ये क्वेश्चन है, और आंसर इसका यहाँ पर तुमको ये देखने को मिल रहा होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद बी में का आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा, बी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, इसका आंसर ये है, ठीक है। आंसर मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं से बार बार कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसका आंसर समझाया हुआ है,
समझना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, देख लेना। तो भाई मैं तुमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये सेक्शन सी तक के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर तुम पूरा क्वेश्चंस को देखना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं इस सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन और आंसर्स मैं दोनों ही दे दूंगा, ठीक है। तो और भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।